अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे कि चार्ज में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, उनमें अगर एरर हो तो उस एरर का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या चार्ज में कोई अल्ट्रेशन हो सकती है और अगर हो सकती है तो फिर उसके बाद ट्रायल कैसे प्रोसीड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 224 से। Now section 224 reads as words in charge taken in sense of law under which offence is punishable. In every charge, words used in describing an offence shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which the offence is punishable. Simple सी चीज़ है, जो words आप यूज़ करते हैं चार्ज में ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके अगर कोई मल्टीपल मीनिंग निकलता है तो हम वही मीनिंग और वही सेंस उसके साथ अटैच करेंगे या समझेंगे जो कि लॉ ने बताई थी। बस यही चीज़ है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 225 पर। इफ़ेक्ट ऑफ एरर्स। अगर चार्ज बनाने में कोई एरर हो जाए तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। No error in stating either the offence or the particulars required to be stated in the charge. यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं कि जो भी एरर, अब जो एरर जिसकी बात हो रही है वो या तो ऑफेंस से रिलेटेड हो सकता है या फिर जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पर्टिकुलर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड एरर हो सकता है। एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर्स, नो एरर और omission, ठीक, shall be regarded at any stage of the case as material. कोई भी एरर या omission जो कि रिलेटेड हो ऑफेंस से या उसके पर्टिकुलर से, shall be regarded at any stage of the case as material. वो मटीरियल नहीं समझा जाएगा केस की किसी भी स्टेज पे, unless, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है, unless the accused was in fact misled by such error or omission. वो तब तक वो omission या error material नहीं समझा जाएगा जब तक accused उससे mislead ना हुआ। हमने पहले ही बात की थी कि चार्ज बनाने का मकसद क्या होता है। चार्ज बनाने का मकसद ये होता है कि accused को क्लियरली पता चल जाए कि उसके ख़िलाफ़ क्या एलिगेशंस लग रहे हैं, क्या उसने क्या उसके ख़िलाफ़ ऑफेंस का केस बन रहा है। तो अगर वो मिसलीड हो जाता है उस एरर या ओमिशन से तो तब मटेरियल कंसिडर किया जाएगा और ये कंसिडर किया जाएगा कि उस एरर और उस ओमिशन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ, क्योंकि अक्यूज़ को तो समझ नहीं आया था, वो तो मिसलीड हो गया उसकी वजह से और उसने अपना डिफेंस ठीक से नहीं किया, तो इस वजह से ये फेलियर ऑफ जस्टिस है। वरना अगर कोई ऐसा एरर या ओमिशन होता है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अक्यूज़ के डिफेंस में, तो वो मटेरियल नहीं कंसिडर किया जाएगा। अभी हम इलस्ट्रेशन में से एक दो एग्जांपल्स देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगी बात, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। अब जो इलस्ट्रेशन सी है वो देखते हैं हम। ए इज़ चार्ज्ड विद चीटिंग बी। ए पे जो चार्ज लगा है वो ये लगा है कि उसने बी को चीट किया है, एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज़ नॉट सेट आउट इन द चार्ज। अब चार्ज में सिर्फ ये लिखा है कि उसने बी को चीट किया है, लेकिन अब ए ने किस तरीके से, किस मैनर से बी को चीट किया है ये नहीं लिखा है। देयर वर मेनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के दरमियान बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एंड ए हैड नो मीन्स ऑफ नोइंग to which of them the charge referred and offered no defense. अब ए को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी, अब ए को पता नहीं चल रहा कि जो उस पर चार्ज लगा है चीटिंग का वो इन रेफरेंस टू विच ट्रांजैक्शन लगा है, क्योंकि चार्ज में वो मेंशन ही नहीं है। अब उसको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन के पर्टेनिंग चार्ज लगा है, तो वो डिफेंस कैसे देगा। The court may infer from such facts that the omission to set out the manner of the cheating was, in the case, a material error. जो कोर्ट है वो इन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए
ये कहेगी कि जो ओमिशन था, ओमिशन ये था कि उसने मैनर नहीं बताया था चार्ज में कि किस तरीके से चीट किया गया। ये जो ओमिशन था ये बहुत ही मटीरियल था। दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन डी। A is charged with murder of Khuda Bakhsh on the 21st January 1882. In fact, the murdered person's name was Haider Bakhsh and the date of the murder was 20th January 1882. A पे चार्ज लगा है खुदा बख्श के मर्डर का और लिखा ये गया है कि 21 जनवरी 1882 को मर्डर हुआ था। In fact, murdered person's name was Haider Bakhsh. चार्ज में खुदा बख्श लिखा गया है पर था असल में हैदर बख्श और डेट भी गलत लिखी गई है। मर्डर की डेट थी 20 जनवरी 1882 ना कि 21 जनवरी। ए वॉज नेवर चार्ज विद एनी मर्डर बट वन। ए पे और किसी मर्डर का इल्ज़ाम नहीं था उस चार्ज में सिवाय एक के। एंड हैड हर्ड द ट्रायल विच रिफर्ड एक्सक्लूसिवली टू द केस ऑफ हैदर बख्श, और वो ट्रायल भी एक्सक्लूसिवली हैदर बख्श का था और किसी का नहीं था। द कोर्ट मे इन्फर फ्रॉम दीज फैक्ट्स दैट ए वॉज नॉट मिसलेड एंड दैट द एरर इन द चार्ज वॉज इमटेरियल। कोर्ट ने इन्फर किया कि जो इसमें एरर हुआ है डेट का और नाम का, फर्स्ट नेम का और एक डेट का, वो इमटेरियल है क्योंकि उससे कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं हुई। एक ही मर्डर था और उसकी वजह से वो मिसलीड नहीं हुआ है। और चूंकि वो मिसलीड नहीं हुआ है तो ये एक इमटेरियल एरर था। अब ई भी देख लेते हैं। ए वॉज चार्ज्ड विद मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन 21 जनवरी 1882। ए पे चार्ज लगा मर्डर का कि उसने हैदर बख्श को मर्डर किया है 21 जनवरी 1882 को। When charged for the murder of Haider Bakhsh, he was tried for the murder of Khuda Bakhsh. अब जबकि उसने हैदर बख्श का मर्डर किया था तो जिस मर्डर के लिए उसको ट्राई किया गया वो था खुदा बख्श का। जो अब आगे है, द विटनेसेस प्रेजेंट इन हिज डिफेंस वो विटनेसेस इन केस ऑफ हैदर बख्श। जो उसके डिफेंस में विटनेसेस थे वो हैदर बख्श के केस के विटनेसेस थे। The court may infer that A was misled and the error was material. अब इस सूरत हाल में कोर्ट इन्फर करेगी कि ए वाकई में मिसलीड हुआ है और जो एरर था वो मटेरियल था। बेसिकली इसका जो स्कोप है और जो रीज़न है इस सेक्शन का, रीज़न बिहाइंड दिस सेक्शन इज़ कि कोई भी एरर जो हो सकता है, कोई भी कंसीवेबल एरर या कोई इरेगुलरिटी, वो सब क्योर हो सकती हैं अनलेस वो मटेरियल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। 227 कोर्ट में आल्टर चार्ज। एनी कोर्ट में आल्टर और ऐड, ये इंपॉर्टेंट है, आल्टर और ऐड to any charge at any time before judgment is pronounced। कोई भी कोर्ट एक चार्ज को आल्टर कर सकती है, मतलब उसके अंदर चेंजेस ला सकती है या उस चार्ज में ऐड कर सकती है कुछ बिफोर जजमेंट इज़ अनाउंस्ड, जजमेंट अनाउंस करने के पहले। अब सब सेक्शन 2 है, एवरी सच आल्टरेशन और एडिशन शेल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। जब कोई ऐसी आल्ट्रेशन, कोई ऐसा चेंज या कोई ऐसा एडिशन किया जाए उस चार्ज में तो वो रीड किया जाएगा, पढ़ा जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा अक्यूज्ड को, ताकि उसको समझ आ जाए, अगेन जो पहले बात हुई है उसको अपना चार्ज समझ आ जाए। इस सिलसिले में एक केस लॉ है 2011 YLR 995 जो मैं पढ़ देती हूँ। Charge can be altered, no bar on the trial court to reframe, amend, alter charge at any stage of trial before pronouncement of judgment. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ
which is 228, when trial may proceed immediately after alteration. If the charge frame or alteration or addition made under section 227 जो आपने अभी पढ़ा है उसके अंडर अगर कोई अल्ट्रेशन होती है या कोई एडिशन होती है सच दैट द प्रोसीडिंग इमीडिएटली with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case. कोर्ट के ओपिनियन में अगर accused जो है वो प्रेजुडिस नहीं हो रहा है और जो प्रोसिक्यूटर है उसके भी कॉन्डक्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है और केस नॉर्मली चल सकता है उस चार्ज की अल्ट्रेशन और एडिशन के बाद, तो द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन आफ्टर सच चार्ज और अल्ट्रेशन हैज़ बिन फ्रेम्ड और मेड proceed with the trial as if the new or altered charge had been the original charge. चेंज किया है या कोई एडिशन की है या अल्ट्रेशन की है, पर कोर्ट को लग रहा है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना अक्यूज़ के डिफेंस में कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना प्रोसिक्यूटर के केस में कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो वो इन इट्स डिस्क्रेशन उस न्यू या अल्टर्ड चार्ज को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे वही ओरिजिनल चार्ज था और उसके बाद ट्रायल भी उसी तरीके से ही प्रोसीड होगा. जो बेसिक मकसद है इस सेक्शन का वो ये है कि ना ही प्रोसिक्यूशन जो है वो एम्बैरस हो, ना ही कोई प्रेजुडिस आए डिफेंस के केस में, और अगर अमेंडेड चार्ज बहुत क्लोज हो ओरिजिनल चार्ज के तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है ट्रायल को इमीडिएटली प्रोसीड करने में. अब यहाँ तक तो हमने देखा कि अगर कोई चेंज नहीं आता है तो हम ट्रायल को फ़ौरन इमीडिएटली ही प्रोसीड करेंगे, बट अगर कोई मटेरियल चेंज होता है तो फिर क्या करेंगे. अब वो देखते हैं हम सेक्शन 229. When new trial may be directed or trial suspended if the new or altered or added charge is such that the proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid. जो भी चेंज किया है या अल्ट्रेशन की है वो कोर्ट को ऐसा लगे कि अगर इस अल्ट्रेशन या एडिशन के बाद ट्रायल जो है वो इमीडिएटली प्रोसीड किया गया तो अक्यूज़ को प्रेजुडिस करेगा या प्रोसिक्यूटर के केस को इफेक्ट करेगा, तो कोर्ट में ईदर डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल और एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी. तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि इंस्टेड, जैसे हमने अभी पिछले सेक्शन में देखा 228 में, कि वो इमीडिएटली प्रोसीड करे उस ट्रायल के साथ, वो एक या तो डायरेक्ट करेगी कि एक नया ट्रायल किया जाए या उसी ट्रायल को जितने पीरियड के लिए वो अप्रोप्रिएट समझेगी, वो ज़रूरी समझेगी, उसको एडजर्न कर देगी. इन तमाम सेक्शंस का बेसिक जो मकसद है, जो बेसिक एसेंस है, रीज़न है इनका, वो ये है कि एक फेयर ट्रायल कंडक्ट किया जा सके जिसमें ना अक्यूज़ प्रेजुडिस हो और ना ही जो प्रोसिक्यूशन है उनका केस इफेक्ट हो. एक बहुत जस्ट तरीके से ट्रायल कंडक्ट किया जा सके, उसके लिए तमाम सेक्शंस हैं. उम्मीद है आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को. हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.